भट्टी के भीतर से मलबे के साथ ही एक जला हुआ हाथ बाहर आता है। उस चांदी के कड़े से पर्दाफाश होता है एक ऐसे केस का जिसने सिर्फ भीलवाड़ा या राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले कि वो भाग पाती, कालू का भाई कान्हा भी मौके पर आ गया। दोनों ने मिलकर लड़की को काबू कर लिया और जबरन उठाकर अपनी टेंट की ओर ले गए। कालू की नजर उस भागती हुई मासूम बच्ची पर पड़ गई। उसने नजदीक ही पड़ा लकड़ी का एक मजबूत डंडा उठाया और लड़की के सर पर जोर से दे मारा। ये तुमने क्या पाप किया है इस बच्ची के साथ? इसके पिता कितना भरोसा करते थे हम लोगों पर। उन्होंने यहाँ हमें रहने और रोजगार करने की इजाजत दी और उनकी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। उसका दर्द और उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो जाती है। कालू कान्हा परिवार सहित उस बच्ची की घुटी हुई चीखें सुनते रहते हैं। इस बार कान्हा और कालू भी बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद करने लगे। थाने में मौजूद स्टाफ रंगीन हो चुका था। शायद दिन भर की थकान उतारना प्राथमिकता थी जनता की सेवा करने के बजाय। इधर जब गांव में सरपंच, बच्ची के घर वाले और ग्रामीण बच्ची को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रहे थे और इधर कान्हा और कालू एक नई साजिश को अंजाम देने में जुट गए। उन्हें उम्मीद थी कि बच्ची अब तक जलकर राख हो चुकी होगी, लेकिन दरवाजा खोलते उनके होश उड़ गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि जिस वक्त बच्ची को भट्टी में फेंका गया था वो जीवित थी। 2 अगस्त 2023 राजस्थान के तब के भीलवाड़ा शहर का नरसिंहपुरा गांव। रात को 1 बज रहा था। गांव के कुछ लड़के बाइक से गांव की ओर वापस लौट रहे थे। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले एक जंगल में उन्हें एक भट्टी से आग निकलती नजर आती है। यह कोयला बनाने की भट्टी थी। वहां ऐसी ही 5 भट्टियां और थी। गांव के लड़के भट्टी के नजदीक पहुंचते हैं। उन लड़कों में से एक लड़का डंडा उठाकर भट्टी के अंदर से मलबा बाहर खींचता है। भट्टी के भीतर से मलबे के साथ ही एक जला हुआ हाथ बाहर आता है। उस जले हुए हाथ में चांदी का एक कड़ा था। चांदी का कड़ा देखते ही वो लड़का चिल्लाया, अरे ये तो मेरी बहन का कड़ा है। लड़के घबराकर गांव फोन करते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। फिर सामने आती है राजस्थान की सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक घटना। उस चांदी के कड़े से पर्दाफाश होता है एक ऐसे केस का जिसने सिर्फ भीलवाड़ा या राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। किसका था वो जला हुआ हाथ जो जलती हुई भट्टी से बाहर निकला था? क्या था उस कड़े का रहस्य और वो कौन थे जिन्होंने इस भयानक घटना को अंजाम दिया था? नमस्कार, मेरा नाम है रजनीकांत और आप देख रहे हैं द लैम्प। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक बड़ा व्यापारी केंद्र है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा शहर से 25 किलोमीटर दूर है नरसिंहपुरा गांव, जो कोटरी थाना के अंतर्गत आता है। 2 अगस्त 2023 की एक आम सुबह थी। गाँव में रहने वाले एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के पिता कुछ काम से शहर चले जाते हैं। जाते वक्त पिता बेटी से कहते हैं कि खेत जाकर बकरियों को चरा लाना। उधर बच्चे की मां सुबह 10 बजे के करीब बच्चों को नाश्ता करने के बाद नजदीक ही दूसरे गांव में स्थित अपने मायके चली जाती है। मां और पिता दोनों जा चुके थे। बेटी भी बकरियां लेकर गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अपने खेतों में चली जाती है। राजस्थान का यह गांव मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बच्ची के खेतों से सटा हुआ बबूल का एक विशाल जंगल है। यह पूरा इलाका ज्यादातर सन्नाटे में डूबा रहता है। एक कच्ची सड़क गांव तक गई है। उस सड़क से गांव आने जाने वाले या जानवरों को चराने वाले कुछ लोग ही कभी कभार दिख जाते हैं। बच्ची जिन खेतों में अपनी बकरियों को चरा रही थी, उससे सटे हुए जंगल में कालबेलिया समाज के 2 परिवार टेंट लगाकर रहते थे। इन दोनों परिवारों ने बच्ची के पिता से परमिशन लेकर लकड़ी से कोयला बनाने की भट्टियां लगाई थी। ये दोनों परिवार कान्हा और कालू नाम के 2 युवकों के थे। उनके साथ उन दोनों की पत्नियां और बच्चे भी टेंट लगाकर उसी जंगल में रहते थे। दोनों ही परिवार उसी जंगल से लकड़ियां काटकर लाते और भट्टी में डालकर उसे कोयला बनाकर शहर में बेचते थे। यह भट्टिया उस कच्ची रोड से भी 1 किलोमीटर अंदर की तरफ थी। 2 अगस्त की दोपहर कान्हा और कालू की पत्नियां थोड़ी दूर पर स्थित बावड़ी यानी कुएं के पास जाने की बात कहती है। उन्होंने कालू और कान्हा से कहा कि हम लोग बावड़ी जा रहे हैं, गंदे कपड़े धोने हैं और बच्चों को भी नहलाना है। इधर गांव की वह मासूम बच्ची अपने खेत में बकरियों को चरा रही थी और थक कर खेत के किनारे स्थित एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठी थी। बच्ची अकेली थी। कान्हा, कालू की पत्नी और बच्चे दूर स्थित कुएं पर जा चुके थे। अब उस इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं था। अगर कोई था तो कान्हा, कालू और वो मासूम बच्ची। बच्ची को अकेला देखकर दोनों की नीयत खराब हो जाती है। उन्होंने अंदाजा लगाया बच्ची के माँ बाप घर पर नहीं है तो उनके वापस आने की संभावना भी नहीं है।
उन दोनों की पत्नियां और बच्चे भी 1-2 घंटे के बाद ही वापस आएंगे। बच्ची को अकेला देखकर सबसे पहले कालू उसकी ओर बढ़ा। कालू को अपनी ओर आता देखकर बच्चे की छठी इंद्री ने उसे खतरे का एहसास करा दिया। बच्ची ने उसे डपटते हुए कहा, तुम मेरे खेत में क्या करने आ रहे हो? कालू ने बड़े ही प्यार से कहा, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे बकरियों के लिए घास काट दूं। बच्ची ने फिर रूखे अंदाज में कालू से कहा, मैंने बोला है क्या काटने के लिए? इस बातचीत के दौरान कालू उस बच्ची के बेहद करीब पहुंच चुका था। कालू अचानक उस बच्ची पर झपटा, हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींचकर अपनी टेंट की ओर ले जाने लगा। बच्ची छटपटाई लेकिन घबराई नहीं। उसने जोर लगाया और कालू की पकड़ से आजाद हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, कालू का भाई कान्हा भी मौके पर आ गया। दोनों ने मिलकर लड़की को काबू कर लिया और जबरन उठाकर अपनी टेंट की ओर ले गए। टेंट के अंदर एक चारपाई और बिस्तर पड़ा हुआ था। दोनों ने मिलकर उस मासूम बच्ची को उसी चारपाई पर लिटाया और हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। इस दौरान बच्ची अर्धविक्षिप्त हो चुकी थी। दुष्कर्म करने के बाद कालू और कान्हा टेंट के बाहर बैठ गए। बच्ची को धीरे धीरे होश आने लगा। दुष्कर्म के दौरान रस्सी के फंदे ढीले हो गए थे। बच्ची ने थोड़ा जोर लगाया तो वो इन फंदों से आजाद हो गई। उसने एक बार फिर से इन दरिंदों के चुंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी। कालू की नजर उस भागती हुई मासूम बच्ची पर पड़ गई। उसने नजदीक ही पड़ा लकड़ी का एक मजबूत डंडा उठाया और लड़की के सर पर जोर से दे मारा। दर्द से तड़पती हुई वो मासूम बच्ची तुरंत ही जमीन पर गिर गई। कालू और कान्हा ने फिर से उसे उठाया और टेंट के अंदर उसी चारपाई से बांध दिया। दोनों की हवस की भूख अभी मिटी नहीं थी। दोनों ने एक बार फिर बारी बारी से उस मासूम बच्ची के साथ दुराचार किया। लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था। कालू कान्हा की पत्नियां बावड़ी से वापस आ गई। उन्होंने चारपाई पर पड़ी उस मासूम बच्ची को देखा और कालू कान्हा पर बिफर पड़ी। ये तुमने क्या पाप किया है इस बच्ची के साथ? इसके पिता कितना भरोसा करते थे हम लोगों पर। उन्होंने यहाँ हमें रहने और रोजगार करने की इजाजत दी और उनकी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। इतना कैसे गिर सकते हो? कालू ने बेशर्मी से कहा, हम लोग बहक गए थे, अब जो करना था वो कर दिया है। अब ये बताओ इसका करना क्या है? अगर इसने घर जाकर ये सारी बातें बता दी तो गांव वाले हमें जान से मार देंगे, और अगर उनकी मार से बच भी गए तो बाकी का जीवन जेल में गुजरेगा। कालू कान्हा की ये बातें सुनकर दोनों औरतें भी सोच में पड़ गई। सबने बैठकर योजना बनाई कि लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की घटना किसी भी तरह गांव तक ना पहुंचे, और ऐसा तब ही मुमकिन था जब लड़की भी कभी गांव ना पहुंचे। चारों ने बेहोश बच्ची को हाथ पैर पकड़कर उठाया और एक भट्टी के नजदीक ले गए। वहां कुल 5 भट्टियां थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि भट्टियों से कोयला बनता कैसे है। ईंटों की एक गोल भट्टी होती है जो ऊपर से चिमनी की तरह खुली हुई होती है। नीचे एक दरवाजा होता है जिसके द्वारा ढेर सारी लकड़ी भट्टी में भर दी जाती है। इन लकड़ियों में आग लगा दी जाती है। आग लगने के बाद भट्टी के नीचे का दरवाजा और ऊपर का दरवाजा दोनों को लोहे के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। हवा न मिलने के कारण आग बुझ जाती है और धीरे धीरे सुलगने लगती है। लकड़ियां लगातार सुलगती रहे, इसके लिए भट्टी के चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लकड़ी तेज जलकर राख न बन जाए। धीरे धीरे सुलगने से वो कोयला बन जाती है। वापस घटना पर आते हैं। कालू कान्हा और उनकी पत्नियां मिलकर उस मासूम बच्ची को जिंदा ही उस भट्टी में डाल देते हैं। जिस चारपाई पर उसे बांधा गया था उस पर बच्ची के सर पर लगी चोट से बहते खून और दुष्कर्म के निशान मौजूद थे। उस बिस्तर को भी उस मासूम बच्ची के साथ भट्टी में डाल दिया जाता है और पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। इसके बाद दोनों दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बच्ची धीरे धीरे सुलगने लगती है। उसका दर्द और उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो जाती है। कालू कान्हा परिवार सहित उस बच्ची की घुटी हुई चीखें सुनते रहते हैं। इधर बच्ची की माँ मैके से लौटकर घर आ गई थी। दिन के 3 बज चुके थे और ये वो समय था जब बच्ची खेत से बकरियां चराकर घर लौट जाया करती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा, माँ को बेटी की फिक्र सताने लगी। माँ उठी और खेतों की तरफ चल पड़ी। वहां दूर दूर तक उसे ना तो बकरियां दिखाई दी और ना ही उसकी बेटी। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद माँ सीधा कालू और कान्हा के पास पहुंची। माँ ने उन दोनों से पूछा, मेरी बेटी बकरियां चराने खेत पे आई थी, अभी तक वो घर नहीं लौटी है और इधर भी दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? कालू कान्हा ने कहा, सुबह करीब 11 बजे वो उस सामने वाले पेड़ के पास एक लड़के से बातें कर रही थी। वो लड़का अपने गांव का नहीं था और उसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद मैं काम में लग गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ गई। ऐसा कहने के पीछे कान्हा और कालू की मंशा लोगों को भटकाने की थी। आगे बढ़ने से पहले इसका सही कारण समझ लेते हैं कि कालू और कान्हा ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश क्यों की। दरअसल बच्ची मेवाड़ के जिस समाज से आती है वहां बाल विवाह अभी भी प्रचलन में है।
लेकिन यह बाल विवाह उस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता जिस तरह फिल्मों में या प्रोपेगेंडा स्टोरीज में दिखाते और बताते हैं। दरअसल बाल विवाह का कारण यह है कि मेवाड़ में लोग बेटियों की बहुत महंगी शादियां करते हैं। अब अगर किसी की 4 या 5 बेटियां हैं तो उसके लिए हर बेटी की इतनी महंगी शादी करना लगभग असंभव हो जाता है। तो होता यह है कि बड़ी बेटी का रिश्ता तय होने के साथ ही बाकी बेटियों का रिश्ता भी तय कर दिया जाता है। जब बड़ी बेटी का विवाह होता है तो बाकी नाबालिग बेटियों का बाल विवाह भी उसी मंडप में उसी खर्चे में कर दिया जाता है। किंतु बाल विवाह के बच्चियों की विदाई उसके बालिग होने के बाद ही होती है। अब चूंकि बच्चियों का बाल विवाह तब होता है जब वो सही गलत का फैसला करने में, सहमति या असहमति दर्ज करने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए उनको एक विशेषाधिकार भी दिया जाता है। समझदार होने के बाद अगर लड़की को लगता है उस लड़के के साथ खुश नहीं रहेगी जिसके साथ उसका बाल विवाह हुआ है, या फिर उसे कोई और लड़का पसंद होता है, तो वह उस लड़के के साथ भाग सकती है। लड़की द्वारा ऐसा करने पर बाल विवाह निरस्त मान लिया जाता है और लड़की का रिश्ता नए सिरे से उसकी पसंद के लड़के से कर दिया जाता है। कालू और कान्हा यही बात लोगों के दिमाग में फिट करना चाह रहे थे कि बच्ची बाल विवाह से खुश नहीं थी और किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब तक शाम का लगभग 5 बज चुका था। माँ वापस गांव लौट आती है और गांव के लोगों से बेटी के बारे में पूछताछ करती है। तभी पीछे से मोटरसाइकिल लेकर कान्हा और कालू गांव आते हैं। इस बार बच्ची की माँ कालू कान्हा पर जोर से चीखते हुए पूछती है, मेरी बेटी खेत में बकरियां चराने गई थी और खेत के पास तुम ही लोग रहते हो। ना तो तुमने मेरी बेटी को देखा और ना ही मेरी बकरियों का कुछ पता है। इससे पहले कि बच्ची की माँ अपनी बात पूरी कर पाती, कालू ने कहा, हम तुम्हारी बकरियां लेकर ही आए हैं। ये उधर जंगल में चल रही थी। बच्ची की माँ ने कान्हा कालू के पीछे देखा तो उसे बकरियां आती हुई नजर आई। बकरियां आ गई थी लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं था। इस बात ने माँ की घबराहट को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद कान्हा कालू वापस लौट गए और माँ ने परिवार के लोगों को बच्ची के गायब होने की जानकारी दी। परिवार के लोग एकत्रित होकर एक बार फिर वापस खेतों की तरफ गए और बच्ची को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। इस बार कान्हा और कालू भी बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद करने लगे। उन्होंने कहा, उधर एक बावड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची पानी पीने गई हो और बावड़ी में गिर गई हो। बात में दम था, लॉजिक था। सभी लोग बावड़ी पहुंचे और वहां बच्ची की तलाश शुरू कर दी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इसके बाद कालू कान्हा ने एक नई आशंका जाहिर की। भट्टियों के पीछे ही एक तालाब था। उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बकरियां तालाब में पानी पीने गई हो और बच्ची उनके पीछे पीछे तालाब की ओर निकल गई हो और पैर फिसलने से उसमें गिर गई हो। इस बार भी आशंका दमदार थी। गांव के लड़के तालाब में कूद गए और पूरा तालाब छान मारा, मगर वहां बच्ची का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं था। अब तक रात के 9 बज चुके थे। परिवार के लोग वापस गांव आ गए। परिवार के साथ बच्ची को ढूंढने का नाटक करने के बाद कालू और कान्हा भी अपने टेंट में वापस चले गए। अब तक बच्ची का पिता भी घर वापस आ चुका था। जब बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने सरपंच को इत्तला दी। जब सरपंच ने यह सुना कि बच्ची सुबह से गायब है तो उसने तुरंत गांव के लड़कों को कोटरी थाने जाकर बच्ची की गुमशुदगी की सूचना देने को कहा। इसके बाद बच्ची का भाई, जो कि उसके बड़े पापा का बेटा था, अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ 2 मोटरसाइकिल लेकर कोटरी थाने की ओर निकल पड़े। कोटरी थाने तक पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। थाने में मौजूद स्टाफ रंगीन हो चुका था। शायद दिन भर की थकान उतारना प्राथमिकता थी जनता की सेवा करने के बजाय। चारों बच्चे थाने के अंदर पहुंचे और थानेदार से बच्ची के गायब होने की जानकारी दी। नशे में डूबे स्टाफ ने कहा, कल तक आ जाएगी, घर जाओ। बच्ची के भाई ने कहा, बच्ची सुबह से गायब है, बकरियां चराने खेत पर गई थी, बकरियां मौजूद है लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं। थाने में मौजूद सिपाहियों ने बला टालने के लिए बच्ची का आधार कार्ड मांगा। लड़के आधार कार्ड साथ लेकर गए थे। लड़कों ने तुरंत ही आधार कार्ड दे दिया और बच्ची का हुलिया, कदकाठी, कपड़े, उम्र सब कुछ बताते हुए गांव चलकर तफ्तीश करने की गुजारिश की। लेकिन पुलिस ने इसके बाद बच्ची के स्कूल मार्कशीट और टीसी की डिमांड कर दी। बच्चों ने कहा कि टीसी तो स्कूल से लेनी पड़ेगी और वो सुबह ही मिल पाएगी। इस पर थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने कहा, तो फिर सुबह ही आना, तभी सूचना दर्ज करेंगे। बच्चों ने सरपंच को फोन किया और उन्हें सारी बातें बताई। सरपंच ने उन्हें वापस आने को कह दिया। बच्चे थाने से वापस गांव की ओर निकलते हैं। अब आपको बता देते हैं कि गांव से कोटरी थाने पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक पक्का रास्ता है जिससे लड़के थाने की तरफ गए थे। दूसरा वो कच्चा रास्ता है जो उन भट्टियों के करीब से होकर गुजरता है जहां कान्हा और कालू लकड़ी से कोयला बनाने का काम करते थे। चारों बच्चे उसी कच्चे रास्ते से गांव लौटने का मन बना लेते हैं क्योंकि वह रास्ता छोटा था। इधर जब गांव में सरपंच, बच्ची के घर वाले और ग्रामीण बच्ची को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रहे थे और इधर कान्हा और कालू एक नई साजिश को अंजाम देने में जुट गए। चूंकि रात के 12 बज चुके थे, हर तरफ सन्नाटा था और उन्हें इस बात का यकीन था कि अब गांव से कोई भी खेतों की तरफ बच्ची की तलाश में नहीं आएगा।
उन्होंने उस भट्टी के दरवाजे खोले जिसमें दिन में उन्होंने उस बच्ची को जिंदा जलकर मरने के लिए डाल दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि बच्ची अब तक जलकर राख हो चुकी होगी, लेकिन दरवाजा खोलते उनके होश उड़ गए। बच्ची जलकर राख नहीं हुई थी, बल्कि सुलगकर उसका संपूर्ण शरीर कोयला बन चुका था। उन्होंने लाश को बाहर निकाला और लकड़ी काटने वाली मशीन और कुल्हाड़ी से लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। वो उन टुकड़ों को एक पॉलिथीन में भरते और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक आते। इस बीच समय गुजर रहा था और एक समय ऐसा आया जब ये लाश को पूरी तरह काटकर पॉलिथीन में पैक कर ठिकाने लगा चुके थे। थाने से लड़की का बड़ा भाई और उसके 3 दोस्त बाइक से लौट रहे थे। भट्टी जल रही थी तो उस बात ने थाने से वापस लौट रहे लड़कों के मन में संदेह पैदा कर दिया। लड़की के भाई के दिमाग में विचार आया कि शाम को जब हम बच्ची को ढूंढने भट्टियों की तरफ आए थे तब सारी भट्टियां बंद थी और बुझी हुई थी। दूसरी शंका यह हुई कि कोयला बनाने की भट्टियां कभी भी जलती नहीं है बल्कि सुलगती हैं, उनसे आग नहीं निकलती। तीसरी शंका यह हुई कि कभी भी उन्होंने रात में कालू और कान्हा को कोयला बनाते नहीं देखा था। चौथी शंका यह हुई कि अगस्त का महीना शुरू हो गया था और यह बारिश का मौसम होता है, इस समय सामान्यतः भट्टियां बंद ही रहती है। इसके बाद लड़कों ने अपनी दोनों बाइक भट्टियों की तरफ घुमा दी। इधर लाश को ठिकाने लगा रहे कालू और कान्हा को रात के अंधेरे में दूर से आती बाइकों की हेडलाइट की रोशनी दिख गई। दोनों घबरा गए और जल्दी जल्दी अपराध के निशान मिटाकर पास खड़े अपने ट्रैक्टर में जाकर बैठ गए, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत देर से वो वहीं पे बैठे हों और सोने की तैयारी कर रहे हों। बच्चों ने कान्हा और कालू के समीप बाइक खड़ी की और पूछा कि इतनी रात में तुम्हारी भट्टी क्यों जल रही है। कालू ने कहा, ये हमारी भट्टी नहीं है, ये संजय कालबेलिया की भट्टी है। संजय कालबेलिया कालू और कान्हा का बिजनेस पार्टनर था और जो इनके साथ ही लकड़ी से बना कोयला बनाने के कारोबार में जुड़ा था। बच्चों को संदेह हुआ तो वो भट्टी के पास पहुंचे। उन्होंने भट्टी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते एक भयानक दुर्गंध उनके नथुनों से टकराई। उन्होंने आपस में कहा, यह तो किसी इंसान के जलने की बदबू है। अब उन्हें कालू कान्हा पर शक होने लगा था। इसके बाद 2 लड़के उस ट्रैक्टर के समीप जाकर खड़े हो गए जहां कालू और कान्हा बैठे हुए थे ताकि वो भाग ना जाए। लड़की के बड़े पापा का लड़का यानी उसका बड़ा भाई अपने एक दोस्त के साथ भट्टी के पास ही खड़ा था। उसने नजदीक पड़े एक लकड़ी के डंडे को उठाया और भट्टी के अंदर डालकर कोयले का मलबा बाहर खींचने लगा। अंदर से एक जला हुआ हाथ बाहर आया जो जल्दबाजी या अनजाने में भीतर ही रह गया था। उस जले हुए हाथ की कलाई में एक चांदी का कड़ा था। लड़की के भाई ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कड़े पर रोशनी डाली। कड़े को देखते ही वह चौंक पड़ा क्योंकि यह कड़ा उसका ही था जो उसने 1 महीने पहले अपनी बहन को दिया था। उसी बहन को जो लापता थी और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने वो थाने गया था। लड़के ने सीधा सरपंच को फोन मिलाया और उससे कहा, बच्ची मिल गई है। सरपंच ने पूछा, बच्ची कहाँ मिली? लड़की के भाई ने कहा, कान्हा और कालू की भट्टी में उसका हाथ मिला है, बाकी शरीर जलकर राख हो चुका है। दरअसल लड़की के भाई को यह पता नहीं था कि कालू और कान्हा ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगा दिया है और हाथ जल्दबाजी में और अनजाने में ही भट्टी के भीतर छूट गया था। उसे लग रहा था कि लाश पूरी तरह जल चुकी है। इधर बच्ची की हत्या की खबर सुनते ही सरपंच का मूड घूम गया। उसने सीधा कोटरी थाने में फोन लगा दिया और थानेदार से बोला, जिस बच्ची की गुमशुदगी की सूचना तुमने नहीं लिखी उसकी लाश मिल गई है। अब तुम सुबह अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। एक नाबालिग बच्ची की हत्या की खबर सुनते ही कोटरी थाने में मौजूद सिपाहियों का नशा उतर गया और वह आनन फानन घटनास्थल की ओर भागे। इधर सरपंच ने पूरे गांव को जगा दिया और सब घटनास्थल की ओर भागे। चारों लड़कों ने कालू और कान्हा को पकड़ रखा था। थोड़ी देर में ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और कालू और कान्हा को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करते ही कालू और कान्हा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। घटना के लगभग 1 महीने बाद यानी कि सितंबर 2023 में पुलिस ने 473 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसमें कालू कान्हा, उनकी पत्नियां और माता पिता सहित कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि जिस वक्त बच्ची को भट्टी में फेंका गया था वो जीवित थी और जीवित अवस्था में ही वह सुलगकर कोयला बन गई थी। उसके दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अदालत ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट श्रेणी का अपराध माना और इसे राक्षसीय कृत्य माना। चूंकि बच्ची नाबालिग थी इसलिए यह मामला पॉस्को के अंतर्गत चला। मई 2024 में भीलवाड़ा की पॉस्को कोर्ट संख्या 2 ने इस मामले में 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और दोनों सगे भाइयों कालू और कान्हा को इस अपराध का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। कालू और कान्हा के परिवार वालों ने सजा के खिलाफ जोधपुर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है, लेकिन इस अपराध ने इस पूरे इलाके की बाकी बच्चियों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया। घटना के बाद ज्यादातर बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई और बच्चियां अब घर से बाहर खेत खलिहान और स्कूल जाते हुए भी डरती हैं। कालू और कान्हा परिवार वाले थे। जिस बच्ची के साथ उन्होंने ये घिनौना अपराध किया उसी के पिता ने दया दिखाते हुए उन्हें खेत के बाजू में रोजगार करने की इजाजत दी थी।
लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपराध का शैतान किसी के दिमाग में कभी भी सवार हो सकता है। सिर्फ कुछ देर के लिए मन में आई हवस की भूख ने ना सिर्फ 2 परिवारों को तबाह किया, बल्कि एक पूरे गांव और आसपास के कई गांव के अनगिनत बच्चों का भविष्य समाप्त कर दिया जो उन्हें शिक्षित होकर मिलता। नमस्कार।